अब एक्टर की मिमिक्री करते थे तो वो सबको बहुत पसंद आती थी यार दोस्तों में। अब ऐसे ही वहाँ एक बार कहीं जनाजे में कहीं गए हुए थे तो वहाँ किसी दोस्त ने बोला, "अरे यार, ये बहुत बढ़िया यार आवाज़ निकाल रहे थे, आवाज़ निकाल के बताओ वहाँ पे।" वो उधर रो रहे हैं और मैं आवाज़ें निकाल रहा हूँ तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए असहज था लेकिन आपने निकाली? नहीं, वो थोड़ा और साइड में ले गया कि यार चल उधर कर लिया, दोस्तों को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा देखिए कम से कम उसको भी ये समझाया कि जगह का तो ध्यान रख कि कहाँ, क्या चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि थिएटर से जुड़े हैं तो उसमें थोड़ा एक्सप्रेशन ज़्यादा आ जाते हैं, तो एक डांस करते-करते हम इतना उसमें खो गए कि वो सब लोग हँस-हँस के लोट-पोट हो गए आगे वाले। तो उसको ऐसा लगा कि यार तू इतना अच्छा करता है ये सब, तो तू बॉम्बे चल। मैंने कहा नहीं यार, बॉम्बे बड़ा मुश्किल है जाना। क्या करेंगे बॉम्बे, पता नहीं इतना बड़ा शहर है, कहीं खो गए। कि नहीं तू चल तो सही, अपने सबसे बड़ी तेरी प्रॉब्लम क्या है? रहने, खाने-पीने की। तो कुछ टाइम मेरे साथ रह, तेरे को लगेगा तो वापस आ जाना। मैं भी उसी थॉट के साथ गया कि यार मेरे को वहाँ करना नहीं है, देखते हैं, जाके देखते हैं। कुछ हो गया तो ठीक, नहीं तो बैक टू पैविलियन तो था ही। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं थी इस बात की, अगर मैं आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। आमिर खान इतने बड़े एक्टर थे, वो आए सेट पे और मेरे को बोला, "नमस्कार, मैं आमिर खान।" अच्छा। हाँ, मैंने कहा अरे! मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हैं? टीवी सीरियल में मोस्टली आपका किरदार के बारे में बात होती है, क्योंकि कहानियाँ उनको तो बहुत लंबी लिखनी होती है, क्योंकि लेकिन उनको ये बता दिया जाता है कि आपका इस पर्टिकुलर शो में आपका कैरेक्टर क्या होगा, क्या महत्व कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो आपको बता दिया जाता है कि हाँ, ऐसा होगा। क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी चलने वाली थी, 100 एपिसोड, पहले 100 एपिसोड की होती है, 200, 300, 400। वागले की दुनिया कर रहा था, उसके बीच में ही मैं इसकी हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई की, शूट करने गया। तो मिस्टर आतिश कपाड़िया साहब हैं, तो उन्होंने मुझे हर बार रिपीट किया है, जेडी मजीठिया साहब, उन दोनों ने मुझे हर बार कहते हैं कि स्नेह उनका मेरे पर है कि मैं उनके शो में दिखता रहता हूँ और वो उनकी शो की क्वालिटी भी अच्छी होती है कि वो जो कंटेंट बनाते हैं, तो वो बहुत रिच होता है अपने आप में। तो काम करने में मज़ा आता है, सेट पे एनर्जी वैसी अच्छी रहती है कि यार आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको ये पता रहता है। खाना तो सुबह से खाया हुआ होता नहीं था, वो मोटे भुजिए और चाय पे चलते थे हम लोग, तो वो खा के रिहर्सल करते थे। अब थिएटर की। थिएटर की रिहर्सल चलती थी, वो सुबह से लेकर रात तक रिहर्सल चलती थी। पापा को 10 बजे के बाद घर में घुसना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि यार बेटा 10 बजे के बाद घर में आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो चुपचाप धीरे से साइकिल रखता था। अब खाना भी खाना होता था, धीरे से बर्तनों की रात को 11 बजे आप कल्पना करो, सर्दियों की रातें और 11 बजे में थाली की एक छोटी-सी आवाज़ भी बहुत इको साउंड करती है। तो हम खाना खाते धीरे पापा को सब पता होता था कि ये सब कर रहा है। फिर बोलते थे, "कितने बजे आया रात को?" मैंने कहा, "11 बजे आया।" पढ़ भी लिया कर थोड़ा बहुत, इतना ही बोलते थे। अगर उस समय पत्नी ने साथ नहीं दिया होता ना, तो शायद टूट जाता मैं। और वो साथ मिलने से एक ताकत रही और उसके बाद वापस लाइफ़ अपनी जगह पे आ गई और चलता रहा। बड़ी दूर से मैं एक गाना कर रहे थे हम, बाहों में चले आओ वो नाम से एक गाना कर रहे थे। तो जी। उसमें थोड़ा अ, वैसा था कि मैं महिला के बहुत करीब जा चुका हूँ, वैसा। तो ये मैंने वाइफ़ को बताया कि मैं एक ऐसा सीन कर रहा हूँ। तो वाइफ़ ने बोला, "अच्छे से करना, बिल्कुल डरना मत। अब से घबरा जाते हो ऐसे सीन करते हो।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ।" आज भी शहर में कहीं नाटक का मंचन होता है तो सैकड़ों लोग उसे देखने जाते हैं। देखते वक्त निश्चित ही बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि स्टेज पर इस एक्टर की जगह मैं होता तो कितना अच्छा होता। नाटक खत्म होने के बाद जब लोग अपनी सीट से उठते हैं तो ये ख्याल उसी सीट पर छूट जाता है, परंतु बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो उस ख्याल को अपने साथ घर तक ले जाते हैं और उसे अपने जहन में उतार लेते हैं। स्कूल में मिमिक्री, फिर बीकानेर के अलग अलग मंचों पर थिएटर के बाद मुंबई। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने करीब 100 विज्ञापनों के अलावा सब टीवी पर आने वाले सभी बड़े नाटकों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है।
बीकानेर से बॉलीवुड तक के इस सफर पर बात करने के लिए हमारे साथ है जाने माने अभिनेता दीपक पारिक। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। दीपक जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की? जी बिल्कुल। अच्छा, एक आपके जीवन का किस्सा है कि आप एक कोई जनाजे में जा रहे थे और वहां पर आपको मिमिक्री करने के लिए कहा गया। अरे वाह! हाँ, ऐसा हुआ था। वो बड़ा मैं बहुत असहज हो गया था वहाँ पे कि अरे यार ये यहाँ तो कम से कम छोड़ दो, बख्श दो। क्योंकि वो शुरुआत जो होती है ना आपकी वो मिमिक्री मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ, एक्टिंग करूँगा, नहीं करूँगा या थिएटर करूँगा, नहीं करूँगा। तो जो बोलते हैं ना कि कीड़ा लगता है आपको, तो वो जो शुरुआत थी तो मैं घर में जब छोटा था तो स्कूल के टीचर्स की मिमिक्री कर लिया, किसी फ्रेंड की मिमिक्री कर ली। फिर धीरे-धीरे वो एक्टर पे आनी शुरू हुई कि किसी एक्टर की मिमिक्री आपने कर ली। तो अब एक्टर की मिमिक्री करते थे तो वो सबको बहुत पसंद आती थी यार दोस्तों में। अब ऐसे ही वहाँ एक बार कहीं जनाजे में कहीं गए हुए थे तो वहाँ किसी दोस्त ने बोला, "अरे यार, ये बहुत बढ़िया यार आवाज़ निकाल रहे थे, आवाज़ निकाल के बताओ वहाँ पे।" वो उधर रो रहे हैं और मैं आवाज़ें निकाल रहा हूँ तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए असहज था, लेकिन आपने निकाली? नहीं, वो थोड़ा और साइड में ले गया कि यार चल उधर कर लिया, दोस्तों को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा देखिए कम से कम उसको भी ये समझाया कि जगह का तो ध्यान रख कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए। तो वो टाइम था, वो अलग दौर था। वो मेरा भी बचपन था तो शायद निकाल दिया। आज वैसा नहीं करूँगा। लेकिन कई बार ऐसी जगहों पे कॉमेडी बहुत निकलती है, जहाँ जनाज़ों में या श्मशान भूमि पर हो, तो वहाँ बड़े अलग-अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उस तो समय एज क्या थी आपकी? मेरे ख्याल से 17-18 साल रही होगी उस वक़्त। उससे पहले थिएटर कर चुके थे? नहीं, उससे पहले थिएटर नहीं किया था मैंने। थिएटर मैंने लगभग 20 साल की एज में 20 साल से थोड़ा पहले हाँ, मतलब वही दौर था कि शायद मैं वो टाइम आपको फ्रेम करके नहीं बता पा रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा टाइम था, लेकिन हाँ, वही दौर था शायद थिएटर से जुड़ने का भी। क्योंकि मिमिक्री को त्यागना भी मेरा वहीं हुआ कि यही इंसिडेंट्स के बाद यार मैंने कहा यार ऐसी जगहों पे आप मिमिक्री नहीं कर सकते। तो वो मुझे अटपटा भी लगा। फिर धीरे-धीरे थिएटर की तरफ झुका हुआ और थिएटर करना मुझे पता भी नहीं था थिएटर क्या होता है। मैं तो बस ऐसे ही घूमते-घामते पहुँच गया था एक कहाँ? जगह। मैं पहुँचा था अनुराग कला केंद्र। एक नाम सुन रहा क्योंकि पेपर में नाम आता था कि यार बीकानेर में थिएटर क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था। क्या है एग्ज़ैक्टली? जब आप पहली बार पहुंचे? जी। तो अनुराग कला केंद्र मैंने कहा यार एक कोई है संस्था अनुराग कला केंद्र उसका नाम बहुत आता है पेपर में। तो ढूँढते-ढूँढते पहुँचा और वहाँ कमल जी थे वहाँ पे। तो आए वो, "हाँ, बोलिए।" तो उन्होंने एकदम उनकी बेस वाली आवाज़, "हाँ, बोलिए।" तो मैंने कहा, "यार, ये देखो थिएटर का एक्टर कितना बढ़िया आवाज़ होगी इनकी, ये होता है एक्टर।" तो मैंने, "सर, मैं जुड़ना चाहता हूँ।" "हाँ, तो बिल्कुल।" तो मैंने, "क्या करना चाहिए? कोई फ़ीस-वीस?" "नहीं, कोई भी फ़ीस-वीस कुछ नहीं होती। आप जुड़िए, आप देखिए, तो प्ले क्या होता है आप देखिए।" तो मैंने कहा, "मैंने तो कभी देखे नहीं प्ले।" तो बोले, "वर्कशॉप और की है?" बोला, "नहीं, कुछ नहीं की मैंने।" तो बोले, "ठीक है, हमारे 5-6 दिन बाद एक प्ले होने वाला है। प्ले तो वो देखने जाइए आप और उसके बाद मैं एक प्ले करने वाला हूँ, तो उसमें आप एक्टिंग करना। मैं देखता हूँ आपको क्या रोल देता हूँ।" हाँ, ठीक है। तो मैं गया, टाउन हॉल में पहुँचा तो पराजित नायक नाम से एक प्ले चल रहा था, सुदेश व्यास के डायरेक्शन में। तो वो मैं देखा, मैंने कहा अरे वाह! लेवल ही अलग है, मैं जो सोच रहा था उससे कहीं अलग विधा है, ये तो सीखनी चाहिए। क्योंकि मुझे तो लगा कि यार कोई कॉलेज में ऐसे ही खड़े होके कहीं प्ले कर लेते होंगे, लेकिन ये बहुत अलग चीज़ थी। वो कहते हैं ना हिप्नोटाइज़ हो गए आप वहाँ पे और मैं फिर जुड़ा उनसे, वहाँ प्ले किए, समझा प्ले क्या होता है, सीखा और फिर बीकानेर में लगभग हर संस्था के साथ मैंने काम किया। हर डायरेक्टर के साथ काम किया। उनसे उनके जो गुण ग्रैस्प करता रहा कि हाँ, ये मुझे
ये अच्छा लग रहा है इनसे, ये अच्छा लग रहा है, ये क्वालिटी इनमें अच्छी है। तो वो हर एक कहीं ना एक्टर से आप कुछ न कुछ ले रहे थे। एक्टर से, डायरेक्शन से, जी। तो मेरे साथ में जो काम कर रहे थे उस वक्त लोग, उनसे, तो बहुत धीरे धीरे वो चीजें मेरे आज बहुत काम आ रही है। तो जिंदगी का वो पहला शो था हाँ और उसी में आपने तय कर लिया कि मुझे ये सीखना है। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप हिप्नोटाइज हो गए कि यार ये अलग विधा, ये तो कुछ अलग है, ये मैंने कुछ अलग देख लिया लाइफ में, ये मैंने आज तक जो देखा नहीं था, हो सकता है इससे अच्छा और देखने को मिले, लेकिन मेरे लिए उस समय वो बेस्ट था देखा तो। अच्छा, उस दिन आपने ये सोचा कि मैं टीवी पर आऊंगा, बड़े पर्दे पर बिल्कुल आऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी मेरे दिमाग में ये चीज़ थी नहीं कि मैं टीवी पे आऊँ, पर्दे पे आऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जब एक्टिंग कर रहा था तो वो मन करता था कि यार मज़ा आता था। चाहे किसी एक्टर की आवाज़ निकाल रहा था, तो मज़ा आ रहा था कि यार मज़ा आता है कुछ। अच्छा, मिमिक्री आप पहले करते थे? जी, जी, मैंने बोला ना, मिमिक्री करता था, पहले टीचर की मिमिक्री शुरू की, वो हाँ, धीरे-धीरे वो फिर। भी एक किस्सा है आपका हाँ, कि अब टीचर को पता नहीं होता था कि मेरी अरे मिमिक्री हाँ, हो रही वो है। बड़ा एक ज़बरदस्त किस्सा है कि एक बार हमारे जो क्लास टीचर थे, वो एब्सेंट थे। तो मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने बोला, "यार, तू उनकी आवाज़ निकाल।" तो वही स्कूल का टाइम था, तो मैं खड़ा हो गया, आवाज़ निकालने लगा। हमारे प्रिंसिपल पास से निकल गए। उनको लगा क्लास चल रही है, अंदर नहीं आए? अंदर नहीं आए, और मैं ज़ोर-ज़ोर से, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था उनकी आवाज़ में, और बच्चे हँस रहे थे, तो उनको लगा कि यार टीचर होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अ, "क्या करते हो तुम? ये टीचर और की आवाज़ें निकालते हो, बताओ।" मैंने वो आवाज़ निकाली। "अरे यार, बहुत बढ़िया, तू तो बहुत अच्छा करता है।" शाबाशी। मैंने कहा, "यार, काम ठीक है। ये तो अच्छा है।" लेकिन वो फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि वहाँ तक ठीक था, तारीफ़ में मिल रही थी, दोस्तों में तारीफ़ें मिल रही थी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि वो कहीं भी शुरू हो जाते थे। कहीं मैं बात कर रहा हूँ, किसी किसी से मिलने गया हूँ, वो आवाज़ निकाल के बता। वही जहाँ जनाज़े पे गए हैं, वहाँ तो आवाज़ ही निकाल के बता। तो वो ना फिर धीरे-धीरे आप मज़ा नहीं आने लगा कि यार नहीं-नहीं, ये गलत है, कुछ और करते हैं। तो फिर मैं एक्टिंग से जुड़ा, थिएटर से जुड़ा, और थिएटर से जुड़ने के बाद लाइफ़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज होनी शुरू हो गई। मैं किसी एक नाटक का नाम पूछूं जी, कि आपके जीवन का सबसे पसंदीदा नाटक कौन-सा है? जी। जो मैंने किया है उसमें मुझे हमीदा बाई की कोठी, मैंने एक प्ले किया था, बीकानेर में किया है? बीकानेर में किया, और वो मेरा, उसमें मेरा किरदार भी मेरे को बहुत पसंद है, और वो नाटक भी मुझे बहुत पसंद है। तो और बाकी मैंने जो देखे हैं उसमें नंद किशोर आचार्य जी का एक प्ले था, जिले सुभानी, जो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में देखा, वो बहुत बढ़िया था। अभी बॉम्बे में मैंने थोड़े टाइम पहले देखा मुगले आज़म, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अभी भी आप थिएटर जाते हो? मौका मिलता है तो मैं देखता हूँ अच्छा, थिएटर। उसको नहीं छोड़ते आप? नहीं, तो वो क्या है कि आपके अंदर की गर्मी बनाए रखता है। थिएटर जब आप देखते हो तो आप में वो कुव्वत बनाए रखता है कि यार नहीं यार, जो तू काम कर रहा है ना, वो अभी कम है, तेरे को उससे ऊपर करना है। तो वो जब थिएटर देखता हूँ तो वो एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है कि यार नहीं यार, वो ये वाला काम करना है, इससे अच्छा काम करना है। तो वो थिएटर देखने से बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आपने एनएसडी की वर्कशॉप भी करी है, जी, 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 जी। उसका क्या एक्सपीरियंस है? उसका बहुत अच्छा रहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप्स जो की, तो उससे ये फ़र्क पड़ा कि थोड़ा डिक्शन में आपको फ़र्क आने लग गया, या ठहराव जो होता है वो समझ में आने लग गया। तो और कहीं न कहीं एक मन में टीस भी है कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स नहीं किया? कोर्स नहीं किया। मैं अभी भी टीस है कि यार वो अगर कर लेता तो शायद और निखार आता मेरे अंदर। लेकिन ठीक है, अभी वो चीज़ नहीं हो पाई, तो उसका इतना छोटा-सा अफ़सोस ज़रूर है। ये मेरा बहुत पर्सनल चीज़ है कि मुझे अखरता है कि यार वो ट्रेनिंग मुझे और अच्छी मिली हुई होती, तो शायद अभी मैं जो कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अब तक कर चुका होता। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल वो है। तो वो टीस होती है मन में, यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर हो जाता मेरा सिलेक्शन, तो शायद और अच्छा कर रहा होता। लेकिन पता नहीं, लाइफ़ वो भी अलग हो सकती थी। ईश्वर ने कुछ और लिखा था, तो वैसे तो जी। उसको, लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर एक टीस थी कि यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर हो जाता एनएसडी में, तो मज़ा आता लाइफ़ में। आप यहाँ पर थिएटर करते-करते जी। कितने 4 या 5 साल थिएटर किया नहीं, है? नहीं, ज़्यादा किया मैंने, मेरे ख़्याल से 12-13 साल मैंने।
आपने 12-13 साल थिएटर किया। हाँ, मैं लगभग 98-99 में मैं जुड़ा था थिएटर से, और यहाँ बीकानेर में लगभग मैं 2004 तक मैं यहाँ था। मुंबई कब गए? मुंबई 2004 में। 4 में गए? जी। तो मुंबई जाने का प्लान कैसे हुआ आपका? वो एक अलग किस्सा है, मज़ेदार किस्सा है। बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मुंबई जाऊँगा या फ़िल्मों में या टीवी में या एड्स में काम करूँगा। बिल्कुल भी 1% भी माइंड में नहीं था। मेरे घर में शादी थी, तो वहाँ फैमिली के सब लोग आए हुए थे। तो मेरा एक कज़न ब्रदर है वतन, वो भी आया हुआ था। तो हम अब वही दोस्त यार जब अ, नाचना गाना करते हैं तो हम उसमें, क्योंकि थिएटर से जुड़े हैं तो उसमें थोड़ा एक्सप्रेशन ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक डांस करते करते हम इतना उसमें खो गए कि वो सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए आगे वाले। तो उसको ऐसा लगा कि यार तू इतना अच्छा करता है ये सब, तो तू बॉम्बे चल। मैंने कहा नहीं यार, बॉम्बे बड़ा मुश्किल है जाना, क्या करेंगे बॉम्बे, पता नहीं इतना बड़ा शहर है, कहीं खो गए। कि नहीं तू चल तो सही, अपने सबसे बड़ी तेरी प्रॉब्लम क्या है, रहने खाने पीने की। तो कुछ टाइम मेरे साथ रहे, तेरे को लगेगा तो वापस आ जाना। मैं भी उसी थॉट के साथ गया कि यार मेरे को वहाँ करना नहीं है, देखते हैं, जाके देखते हैं, कुछ हो गया तो ठीक, नहीं तो बैक टू पैविलियन तो है ही। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं थी इस बात की, अगर मैं आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। गया वहाँ पे, कुछ टाइम वहाँ मेरे मौसी जी के साथ रहा, और फिर धीरे-धीरे काम मिलना शुरू हो गया, तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं आई। ऐसा था। आपने वहाँ खूब ऑडिशन दिए होंगे? जी, ऑडिशन दिए मैंने, काफ़ी दिए ऑडिशन। आपको पहला ऑडिशन याद है? ऐसे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, ऑडिशन काफ़ी दिए। पहले शुरू में तो क्या था, पहला जो रोल मिला उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जी। पहले, अभी थोड़ा ऐसा हो गया कि आप ऑडिशन भेजिए, पहले उस समय होता था आपने फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, तो आपके फ़ोटो बड़े सुंदर होने चाहिए थे। तो मैंने एक पोर्टफ़ोलियो करवाया था। पोर्टफ़ोलियो बड़ा अच्छा हुआ कि यार बहुत अच्छा खासा दिख रहा था। जो मैं रियल लाइफ़ में नहीं तो उससे अच्छा उसमें दिख रहा था। कमर्शियल करवाया? कमर्शियल, हाँ, कमर्शियल पोर्टफ़ोलियो करवाया मैंने। हुँ। और मैं गया बालाजी के ऑफ़िस में। बालाजी के ऑफ़िस में गया, नीचे गया, और का जो भी कास्टिंग डायरेक्टर था, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ये मेरे फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं थिएटर से हूँ, और तो उन्होंने देखा, हाँ ठीक है, बताते हैं, जाइए बाहर। मैं बाहर ऑफ़िस से बाहर निकल के लगभग बस पकड़ने के लिए मैं बस स्टॉप पे वेट ही कर रहा था, वहाँ से फ़ोन आ गया, मैं बालाजी से बोल रहा हूँ, एक आपके लिए रोल है, आप तुरंत आइए। तो मैं गया, तो बोला कि भई एक रोल है, 5 से 6 दिन का काम है, आपको 1000-1200 रुपए जो भी मिलेंगे, 1 दिन के, करोगे? मैंने कहा अरे यार, ये तो पहली बार में जाके मिल गया मेरे को बिना कुछ ऑडिशन दिए। वहाँ गया, 1-1, 2-2 लाइन का कुछ डायलॉग था, वो किया, बालाजी बालाजी का ही था, कोई शो था, तो वो सब किया। और जब वो नया शो था, उस समय जब वो शो अनाउंस हुआ, मैंने बीकानेर में मेरे दोस्तों को फ़ोन किया कि मैंने एक प्ले किया है उसमें, और और मैं आ रहा हूँ इतने दिन। मैं आ रहा हूँ, और हुँ। ये इसमें इसमें मेरा काम आएगा। हुँ। मेरे दोस्त उस समय नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, जो ये प्रोजेक्ट आपके साथ जो मेरे थिएटर साथ थे, करने वाले? थिएटर करने वाले सब लोग। हुँ। तो वो बेचारे एक ढाबे पे बैठे थे कि यार मेरा दोस्त आएगा, मेरे दोस्त एक ढाबे पे चाय लेके हाथ में बैठे थे, दोपहर का टाइम था, दोपहर में कोई शो आता था उस समय। और वो मेरे 3 मिनट की, 4 मिनट की झलक होगी, वो इतने खुश हो गए। तो वो उनका जो फ़ोन आया, तो वो मेरे को अच्छा लगा कि यार चलो मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचा। बोला कि तू करता रह, मेहनत देखा जाएगा आगे। तो वो पहला मेरा काम था। अच्छा, आपने वो पहली बार पोर्टफोलियो दिया और पहली बार ही आपको बुला लिया गया। जी, 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 जी। तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हाँ, कहेंगे। वो आशीर्वाद था कि हाँ यार, वो हो गया। फिर वो काम थोड़े टाइम ऐसे किए, छोटे-मोटे कैरेक्टर करता, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, या कोई पुलिस हो गया, कोई गवाह हो गया, कोई वकील हो गया, ये सब करता रहा। फिर मैंने कहा यार ये कब तक करेंगी? तो ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। फिर आने लगा, मैं मना करने लगा। फिर मैंने ऐड के ऑडिशंस देने शुरू किए। उससे पहले पता नहीं था। तो मैं और मेरा एक साथी कलाकार जो बीकानेर से ही है, जय नीरज, जी। हम दोनों एक साथ ही निकले कि यार चल ऐड का ऑडिशन देते हैं। तो एक मारुति का ऑडिशन चल रहा था। तो हम गए वहाँ पे, सर कोई ऑडिशन चल रहा है? बोला हाँ, हाँ। आइए अंदर आइए, बैठिए।
तो इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने कहा यार ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या देंगे? छोटे शहर से गए हो हाँ, आदमी। बिल्कुल पता ही नहीं इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो हमारे से पहले एक जना जो दे रहा था, हमने उसका देखा, अच्छा ये इंट्रोडक्शन होता है। तो अब इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना था क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा था आगे वाला। मैंने कहा भाई क्या करें? बोला यार अपन तो हिंदी में बोल देते हैं। चलो ठीक है, आपस में बात की और थोड़ा बहुत, आई एम दीपक पारेख, आई एम जय नीरज और हम थिएटर से हैं, ऐसा करके हम देखे वो ऑडिशन दे के आए। फिर पता लगा कि हाँ ऐड के ऑडिशन, फिर ऐड के ऑडिशन देने शुरू किए। हमें पता लगने लगा कि हाँ ऐड के ऑडिशंस होते हैं, एक जगह पे होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे ऑडिशंस लोगों को पसंद आने शुरू हुए, तो कि हाँ, और फिर शॉर्टलिस्ट होने शुरू हुए हम एड्स में। एड्स में होता है कि 100 जने देते हैं, उसमें 5 जनों को वो दिखाते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, डायरेक्टर को दिखाते हैं, डायरेक्टर या एजेंसी आपको सेलेक्ट करती है जी। तो फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद हम धीरे धीरे हमें ऐड मिलने शुरू हुए। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और ऐड काफ़ी किए और फिर साथ साथ में सीरियल के भी ऑडिशन देने लगा और अच्छे रोलों के लिए, अच्छे रोल्स के लिए, तो वो दिए तो हो गया। अच्छा, आपने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, जी। आमिर खान के साथ भी काम जी, किया है, जी, जी। अक्षय कुमार के साथ भी जी, काम। जी। तो इनके साथ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। दोनों ही बड़े प्रोफेशनल थे वहाँ पे ऑन सेट। हाँ, आमिर खान इतने बड़े एक्टर थे वो आए सेट पे और मेरे को बोला नमस्कार मैं आमिर खान। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो और कैसे हो? बढ़िया, चलो एक रिहर्सल कर लेते हैं। तो वो इतना बोलना उनके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सहज कर दिया। फिर ऐसा लगा कि हाँ, चलो वो आमिर खान नहीं है, मेरे लिए एक कैरेक्टर है। लेकिन अगर वो ये नहीं बोलते और कुछ और बोलते, हाँ भाई, क्या करना है? तो शायद मेरी हवा टाइट हो जाती। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सहज कर दिया ऑन द वहाँ पे। तो जैसे एक आम दूसरे कलाकार के साथ मैं बात करता हूँ, वैसे ही उनके साथ भी बात करने लगा। तो ओ अच्छा हो गया, ऐड भी अच्छा बना। आपने सोचा नहीं होगा कि आमिर खान इतना सहज है? हाँ, बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे लगा कि यार वो स्टार है, वो कहाँ हमारी तरफ ध्यान देंगे। आए और क्योंकि उनका जो काम था वो मेरे साथ ही था, तो मैंने हेलो किया उतने में, तो उन्होंने सब हाय हेलो अच्छे से मेरे बात की, फ़ोटो क्लिक की मेरे साथ। उस समय तो वो मोबाइल का चलन भी नहीं था, मोबाइल नहीं तो होते थे उस वक़्त में। तो वो अच्छा रहा मेरे लिए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिर ऑन सेट वो काम कर रहे थे, रिहर्सल्स कर रहे थे पहले, रिहर्सल्स बहुत की। तो एक देखा हाँ, रिहर्सल करने से एक तो सामने वाला भी सहज हो जाता है और उनको भी कॉन्फिडेंस आता है अपने कैरेक्टर पे, क्योंकि उनके लिए वो अलग था, जो आमिर खान जो रेगुलर कर रहे थे, उससे अलग था उस समय। तो उन्होंने रिहर्सल्स की, तो वो भी अच्छा लगा, वो उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अक्षय कुमार के साथ वो भी वो मस्त सेट पे आते ही एक अलग एनर्जी आ जाती है। हाय कैसा है? चलो वो सामने वो 15-20 मिनट तो अपना काम करके निकल गए, वैसा था। हाँ, और और वो एनर्जी खूब रहती है हाँ, उनमें। सेट पे एनर्जी रहती है उनकी, वो अपना काम करके निकल जाते हैं क्योंकि एक तो होता है कि बड़े स्टार हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका पोर्शन पहले ही शूट करेंगे, वो तो एक सेट पे रहता ही था कि क्योंकि वो शायद बिज़ी भी होंगे, तो उनको दूसरी जगह जाना होगा, तो वो फटाफट अपना काम किया और लेकिन हाँ, बात बड़े अच्छे से की, गले में हाथ भी डाला और फिर वो निकल गए। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आया उनके साथ भी काम करके। पहला सीरियल जो आपका फेमस हुआ, जी। जिसमें आपका किरदार फेमस हुआ। जी, फ़ेमस से तो फ़ेमस तो जो मैं बाद में आता हूँ। पहला लंबा किरदार आपको बताता हूँ कि जी। पहली बार जो एक बोलते हैं कंटिन्यूटी कैरेक्टर कौन-सा मिला, तो वो एक 3 बहुरानियाँ नाम से ज़ी टीवी पे एक शो था, 3 बहुरानियाँ। परेश रावल जो एक्टर हैं, उनके प्रोडक्शन में वो बना था। तो वो मैंने किया, उसमें मैं उस समय शायद 26-27 साल का था और मैंने कैरेक्टर किया लगभग 50-60 साल के आदमी का, व्हाइटनर लगा के, आगे बालों में व्हाइटनर लगा के। तो वो एक लंबा कहते हैं ना कंटिन्यूटी का कैरेक्टर था, तो वो था। उसमें कोई पहचान नहीं बनी, लेकिन वो कितने था। एपिसोड थे उसमें? वो लगभग मेरे ख्याल से 400-500 एपिसोड अच्छा, लंबा था। लंबा था। 2 ढाई साल चला वो। तो वो पहला लंबा कंटिन्यूटी वाला काम था। उसके बाद एक दो ऐसे ही शो किए और उसके बाद मेरे को
मिला, मिसेस तेंदुलकर नाम से एक शो था, वो कॉमेडी शो था, हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस, जो जिनके साथ अभी भी काम कर रहा हूँ। तो वो किया, वो भी अच्छा था, लेकिन वो बंद हो गया जल्दी। और उसके बाद मैंने एक बड़ी दूर से आए एक शो किया था, उसका कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ मेरा, लोगों ने काफ़ी लाइक किया वो। जिसमें राजस्थानी जी कैरेक्टर जी था? जी, राजस्थानी उसमें टच था उस कैरेक्टर में, वो फेमस हुआ काफ़ी, पसंद किया लोगों ने। और अभी फिलहाल ये वाला जो शो कर रहा हूँ, दक्षेश जोशी वागले की दुनिया वागले कर की रहा हूँ दुनिया। जी। तो ये भी लोग, बच्चों में काफ़ी कैरेक्टर अच्छा, बच्चे लाइक करते हैं। जब बड़ी दूर से आए हैं, इस जी। सीरियल में आपको बीकानेर का होना या मारवाड़ी होने का फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला। म पहले तो ऑडिशंस दिया, उसमें भी फ़ायदा मिला। ऑडिशन देने के बाद फिर मैंने, हमारे जो राइटर डायरेक्टर थे आतिश कपाड़ी जी, तो मैंने उनको बोला, सर इसमें मैं अपने मेरे बीकानेर में ना बहुत ऐसी कहावतें बोली जाती है बातों-बातों में। ऊँट बिना पग उबाना फिरे, ऐसे छोटी-छोटी काल मरी आज भूतनी होगी। ये ऐसे कहावतें आम भाषा में बोली जाती है, तो मैं ऐड करूँ क्या? अरे बोले कि कर, बहुत बढ़िया है। तो वो करता था, वो भी लोगों को, अच्छा, वो उसमें लिखा हुआ नहीं था, नहीं, नहीं, स्क्रिप्ट वो में नहीं नहीं, था नहीं। और आप हाँ, ऐड करते और हाँ, आपका वो डायरेक्टर। सिचुएशन के हिसाब से मैं उनको बोल देता कि हाँ, ये फिट होगी तो मैं जोड़ लूँ। बोला हाँ, हाँ, कर। अच्छा, उनकी तरफ से ऐसा कोई नहीं, मना नहीं, नहीं नहीं, था? नहीं, उन्होंने कहा बिंदास कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने वो छूट दे रखी थी, जहाँ तेरे को लगे तो एक अपन बात कर लेंगे, तो तू मेरे को बोल दिया कर। तो मैं उनको बता देता था कि ये कहावत यहाँ फिट हो रही है, तो उनसे अप्रूवल लेने के बाद मैं उसको परफ़ॉर्म कर देता था वहाँ पे। तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आती थी वहाँ पे। तो वो कैरेक्टर बड़ा अंकल ओझा नाम से वो एक कैरेक्टर था ऐसे, जी। मुरलीधर ओझा नाम से। तो वो काफ़ी अच्छा फ़ेमस कैरेक्टर था। अभी आप जो वागले की दुनिया कर रहे जी। हैं, उसमें आप गुजराती का रोल कर रहे हैं। जी, जी, जी। राजस्थानी, हिंदी हुँ, और अब गुजराती का रोल। जी। तो इन सब में आपको मतलब कितनी परेशानी होती होगी कि मैं रोल ये कर रहा हूँ तो पता नहीं मैं निभा पाऊँगा कि नहीं निभा पाऊँगा? वो जो नर्वसनेस रहती है, वो शुरू-शुरू में रहती है, जब 10-12 एपिसोड, 15 एपिसोड में आपको कि आप कैरेक्टर सही पकड़ पा रहे हैं या नहीं, उस कैरेक्टर का डाइल्यूट जो है, आप वो सही से बोल पा रहे हैं या नहीं, लहज़ा एक आपने जो पकड़ा है, क्या वो सही है या नहीं, वो एक जो 10-12 एपिसोड जब आप शूट कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा लगता है कि या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको धीरे-धीरे आप उसमें ढलना शुरू हो अच्छा, जाते हैं। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली आपने? नहीं, ट्रेनिंग नहीं, वो उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। नहीं, तो लहजे की। लहज़े की नहीं, ट्रेनिंग नहीं। हुँ। उन्होंने बताया कि ये जो है अहमदाबाद में, गुजरात में नागर कम्युनिटी है, वो उनका एक है। जैसे अपने होता है ना कि महेश्वरी हैं या ब्राह्मण हैं, या जी। तो उनका सबका बोलने का एक तरीका अपने शहर में भी अलग-अलग है। जैसे शहर में अलग भाषा बोली जाती है, गाँव में अलग गाँव जा में अलग भाषा बोली जाती है। शहर में महेश्वरी लोग भी एक अलग टाइप की भाषा बोलते हैं, और शहर में अपने ब्राह्मण लोग अलग टाइप की भाषा बोलते हैं। चुनगाँव में अलग टाइप की भाषा होती है। तो एक है मारवाड़ी, राजस्थानी, लेकिन अलग-अलग। तो एक नागर जो कम्युनिटी है, उनका एक बोलने का लहज़ा अलग है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इस टाइप का एक कैरेक्टर है, ये मैं सोच रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे करके परफ़ॉर्म करके बताया। तो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, और उन्होंने 2-3 वीडियो मेरे को दिखाए कि यार ऐसे-ऐसे उन्होंने रेफ़रेंस दिए, तो वो मैंने देखे, और फिर मैंने धीरे-धीरे उसमें ढलना शुरू किया कि शीशे के सामने बोलना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, ऑडिशंस दिए 2-3। मैंने कहा सर आप अपन एक ऑडिशंस करते हैं, तो उसमें आपको पता लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो फिर धीरे-धीरे आने लग गया वो। आपका ये चरित्र भी बड़ा फ़ेमस है। हाँ, ये बच्चों में बहुत फ़ेमस है, और लाइक कर रहे हैं लोग काफ़ी, अभी पसंद कर रहे हैं लोग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने काम किया। जी, जी, तो वो एक फ़नी सीरियल है, जी। कॉमेडी सीरियल है। हुँ, हुँ। उसमें आपको काम करके मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। आपका मन नहीं हुआ उसको कंटिन्यू करूँ मैं? उस समय जो था, मैं वागले की दुनिया का मेरा फाइनल हो चुका था कैरेक्टर कि मैं ये वागले की कॉन्ट्रैक्ट दुनिया, साइन हो चुके थे। हाँ, कर रहा हूँ। लेकिन उसको शुरू होने में टाइम था, तो मैंने ये कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए ये कैरेक्टर किया उसमें। तो मुझे पहले से पता था कि ये लंबा नहीं चलेगा इसमें। ये एक पर्टिकुलर, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस कहानी का एक विलेन था वो। उस पर्टिकुलर एक कहानी थी, उस तारक मेहता की ट्रैक की कहानी थी। उसका जो मेन विलेन था,
वो ये कैरेक्टर था भोगीलाल नाम से, तो वो मैंने किया उस समय। इसके अलावा हुँ। आपने खूब सारे सीरियल्स में काम किया है। जी, बकुला बुआ का भूत एनटीवी पे एक शो आता था, तो वो मैंने उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा। लेकिन वो इतना चला नहीं, वो शो ही नहीं चला इतना, तो वो बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर था मेरा, विनयकांत नाम से एक कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर था। तो वो एक कैरेक्टर पसंद मेरा ये ट्राई यही रहती है कि यार जो मिला है, जो काम कर रहे हो, तो उसको थोड़ा शिद्दत के साथ अब ईमानदारी से निभाओ। हिट होना नहीं होना वो बात की बात है, तो ईमानदारी से किया हुआ काम था। मुझे लगता है कि वो अच्छा जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो स्क्रिप्ट आप पढ़ लेते हैं कि आपका किरदार क्या रहेगा? नहीं टीवी सीरियल में मोस्टली आपका किरदार के बारे में बात होती है, क्योंकि कहानियाँ उनको तो बहुत लंबी लिखनी होती है, क्योंकि लेकिन उनको ये बता दिया जाता है कि आपका इस पर्टिकुलर शो में आपका कैरेक्टर क्या होगा, क्या महत्व कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो आपको बता दिया जाता है कि हाँ, ऐसा होगा। क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी चलने वाली थी, 100 एपिसोड पहले 100 एपिसोड की होती है, 200, 300, 400 जी। तो डिपेंड करता है। लेकिन आपका कैरेक्टर कितना शो में इम्पैक्ट डालेगा, उसके बारे में आपको बता दिया जाता किस नेचर का किरदार है। जी, रहेगा? जी, वो आपको बोल दिया जाता है। अच्छा, आप किरदार को चूज़ करते वक़्त हुँ। आप देखते हैं कि मुझे ये किरदार करना है और ये नहीं करना है। हाँ, ये मैं डिसाइड सोचता हूँ कि यार ये करना चाहिए, वो मन पसंद आता है उनका ब्रीफ पसंद आता है कि हाँ, ये अच्छा है, तो मैं करता हूँ डेफ़िनिटली कुछ। अच्छा, आपका ऐसा कोई है कि मुझे तो पॉज़िटिव टाइप के करने हैं या नेगेटिव टाइप के करने हैं, ऐसा है? नहीं, 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 ये चीज़ नहीं है। पढ़ते समय सुनते वक़्त उस कैरेक्टर में मज़ा आना चाहिए कि हाँ, कुछ अलग करूँ, जो पिछला कैरेक्टर किया है, उससे थोड़ा अलग हो, तो मज़ा आता है। या सेम हो तो इतना मज़ा नहीं आता कि यार ये तो कर चुके हैं। शायद कई बार आपको करना भी पड़ जाता है और लेकिन चाह ये रहती है कि यार जो पिछला काम किया है, उससे बेटर या उससे अलग नेक्स्ट वाले में करूँ। दीपक पारेख जी। अब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अ, फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आगे अच्छी वेब या अच्छी फ़िल्म्स में अच्छा काम करूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा काम ढंग का ऑफ़र हो और वो करूँ और निभाऊँ और वो अच्छे से निभाऊँ और आप लोगों तक वो पहुँचे और आप लोग उसको पसंद करें, ये मैं चाहता हूँ फ़िलहाल। आपने एक वेब सीरीज़ में भी काम किया? जी, 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 जी। एक हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई नाम से एक वेब शो है अमेज़न प्राइम पे, तो उसमें मैंने काम किया एक। वो भी हेड्स ऑफ ग्रुप का ही है? जी, जी, वो हेड्स ऑफ ग्रुप हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का एक कहते हैं कि यार वो मेरे लिए एक घर टाइप का है, कि वो मुझे छोड़ते नहीं है। वो उन वो ऑलमोस्ट उनके हर प्रोजेक्ट में मैं कहीं न कहीं दिख जाता हूँ। तो ये मैं वागले की दुनिया कर रहा था, उसके बीच में ही मैं इसकी हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई की शूट करने गया। तो मिस्टर आतिश कपाड़िया साहब हैं, तो उन्होंने अ, मुझे हर बार रिपीट किया है, जेडी मजीठिया साहब, उन दोनों ने मुझे हर बार कहते हैं कि स्नेह उनका मुझ पर है कि मैं उनके शो में दिखता रहता हूँ और वो उनकी शो की क्वालिटी भी अच्छी होती है कि वो जो कंटेंट बनाते हैं, तो वो बहुत रिच होता है अपने आप में। तो काम करने में मज़ा आता है, सेट पे एनर्जी वैसी अच्छी रहती है कि यार आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको ये पता रहता है। जी। जब आप सेट पे जाओ आपको लगता है अरे यार, यही करना है, यही लाइन वापस बोलनी है, ऐसी सड़ी-गड़ी लाइन बोलनी है। तो आपका मूड भी फिर ऐसा रहता है कि हाँ, चलो ठीक है अभी करते रहेंगे। लेकिन कुछ अच्छा कंटेंट हो, हर बार कुछ नया हो, तो आप में वो एनर्जी भी बनी रहेगी अच्छा काम करने की। आप जिस समय मुंबई गए, जी, उस समय लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते जी, थे। टीवी भी सिलेक्टेड घरों में होती थी। जी, जी। तो किसी को यदि कुछ देखना तो या तो टेलीविज़न पर देखे हुँ, हुँ। या बड़े पर्दे पर जी, देखे। जी, जी। आजकल तो पर्दा हर एक के हाथ में है हुँ, हुँ, हुँ। और यूट्यूब में इतना चलन आ गया जी, कि आजकल खूब सारे एक्टर और एक्ट्रेस पैदा हो गए। जी, जैसे हम लोकल स्तर की बात करें, जी, राजस्थान लेवल की बात करें तो जी, जी, मुकेश सोनी, मुरारी लाल और जी। इस टाइप के खूब सारे और लोग हाँ हैं। जी। तो आपने कभी सोचा कि मैं मेरा ऐसा चैनल चालू करूँ और खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा करूँ? फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कभी इंटरेस्ट ऐसा जागेगा कि मैं ऐसा करूँ क्योंकि वो आपकी बात सही है कि एंटरटेनमेंट है ना,
पहले 3 घंटे का होता था, फिर धीरे-धीरे टीवी जब आया तो वो आधे घंटे में सिमटा। फिर ये रील और जब आई वो 1-1 मिनट की हो गई। 60 सेकंड में 60 तो सिमट गया। पेशेंस लेवल भी कम होने लग गया हुँ। लोगों का। उनको 1 मिनट में एंटरटेनमेंट चाहिए। 1 मिनट में आपने अच्छा दिखाया तो ठीक, नहीं तो लोग हट जाते हैं। स्किप कर देते हैं। हाँ, तो और ये जो भी कंटेंट बनाते हैं, अच्छी रील बनाते हैं, ये वास्तव में कि 1 मिनट में इतना अच्छा रिच कंटेंट दे देते हैं कि लोग जुड़ते हैं, तो वो ये काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है फिलहाल तो। भगवान ने चाहा, कुछ दिमाग घुमा तो शायद कर लूँ, लेकिन फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आपने अब तक 100 के आसपास एड्स किए, जी, जी, जो ऑलमोस्ट बड़ी कंपनीज़ के जी, किए हैं आपने। जी, जी, जी। उसमें आपको कोई किस्सा याद आ रहा है बताने लायक? ऐसे तो जैसे आमिर खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ और काफ़ी एड्स किए। एक कॉर्पोरेट फ़िल्म गजराज राव जी जो बधाई हो, जो फ़िल्म में मेन कैरेक्टर कर रहे थे, जी। तो वो उनके डायरेक्टर हैं। तो उनके साथ भी बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिला और उनके ऑलमोस्ट एड्स में लगभग मैं आता ही था, वो सेलेक्ट कर ही लेते थे। उसके अलावा एक किस्सा है, जो किस्से की बात कही, एक मैंने जर्मन कंपनी का एक एड किया था, हॉर्नबेच कंपनी थी। तो वो जब एड में मेरा सिलेक्शन हुआ, प्रोडक्शन से मुझे फ़ोन आया कि आप इस एड में सेलेक्ट हो चुके हैं, अपना बजट बताइए। तो मैंने कहा कि यार ये फॉरेन कंपनी है, 12-13 साल पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कितना लोगे? तो मैंने एक अमाउंट बोला कि यार मैं अराउंड 3-4 लाख रुपए लूँगा। और वो मैंने ऐसे ही मुझे 100% पता है इतना कोई देगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बोलते हैं ना तीर मारा अपनी तरफ से कि ऐसे ही पहले बोलते हैं कि अगर वो मेरे को 30,000 भी बोल देता मैं डन कर देता ओके मेरे लिए ऐसा। उन्होंने 3 लाख बोले और मैंने बोले सॉरी 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए लूँगा। तो उन्होंने कहा ओके डन। मैं हक्का-बक्का रह गया। अच्छा, आप उसको 30,000 में कर लेते? मैं कर लेता क्योंकि ऐड का जो बजट था 30-40,000 50,000 एक उस समय एक्टर को मिलते थे एक ऐड के। जी। लेकिन क्योंकि वो जर्मन कंपनी थी तो मैंने अपनी औकात के हिसाब से जितना सोच सकता था तो मैंने 3 लाख बोल दिए हाँ। और उन्होंने बोल दिया डन। मैं हक्का-बक्का रह गया। मैंने कहा क्या? डन? कहीं सुनने में तो गलती नहीं रही? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। मैंने कहा यार इसने तो वापस ये भी नहीं बोला कि नहीं इतना थोड़ी होता है, इतना क्या बजट बोल रहे हो? तो मैं बोलूँगा कि नहीं चलो 2 लाख में कर लूँगा। तो बोलेंगे नहीं 2 लाख नहीं हम 1 लाख दे पाएँगे। तो मैं बोलूँगा ओके डन 2 लाख। 1 लाख में बात हो ही जाएगी। 50,000 60,000 में। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली जो बोलते ना आँख बंद करके जो फिगर आया वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मन में ज़ुबान पे जो आया और उन्होंने बोल दिया डन। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा यार फिर मुझे लगा यार ये गलती हो गई मुझसे। ये तो मुझे ज़्यादा बोलना मैंने चाहिए कम था। माँग लिए। हाँ। लेकिन वो बस हो गया तो वो एक किस्सा है ऐसा। आपकी जो करियर की शुरुआत है वो अभिनय की दुनिया से हुई या इससे पहले भी आपने कोई और काम किया? नहीं, मैंने अभिनय ही किया है, थिएटर एक्टिंग ही की है फिलहाल। परिवार का स्नेह मिलता रहा। घरवालों की अनुमति मिल गई पहले ही जी, घरवालों की अनुमति थी, शुरू से ही थी। या कुछ नहीं। संघर्ष करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी घरवालों से तो अनुमति थी, तभी कर पाया। एक जनरल ट्रेडिशनल फैमिली होती है, वो कहती हाँ, है पढ़ ले, पापा हाँ, वो डॉक्टर यही बन बोलते जा, जब इंजीनियर बन जा। 10-11 बजे पहुँचता था रात को रिहर्सल्स करके, हुँ। तो खाना तो सुबह से खाया हुआ होता नहीं था। वो मोटे भुजिया और चाय पे चलते थे हम लोग। तो वो खा के रिहर्सल करते थे। अब थिएटर की। रिहर्सल चलती थी। वो सुबह से लेकर रात तक रिहर्सल चलती थी। फिर चुपचाप साइकिल उठाई धीरे क्योंकि रात के 11 बज गए, सर्दियों में रात के 11 बजना बहुत पापा को 10 बजे के बाद घर में घुसना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि यार बेटा 10 बजे के बाद घर में आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो चुपचाप धीरे से साइकिल रखता था। अब खाना भी खाना होता था। धीरे से बर्तनों की रात को 11 बजे आप कल्पना करो सर्दियों की रातें और 11 बजे में थाली की एक छोटी-सी आवाज़ भी बहुत इको साउंड करती है। तो हम खाना खाते धीरे पापा को सब पता होता था कि ये सब कर रहा है। फिर बोलते थे कितने बजे आया रात को? मैंने कहा 11 बजे आया। पढ़ भी लिया कर थोड़ा बहुत, इतना ही बोलते थे। लेकिन फिर वो कहते हैं ना पेपर में नाम देखते थे तो वो उसकी कटिंग करके रख वो आज भी मैंने संभाल पापा ने कटिंग मैंने आज तक किसी भी मेरे नाम की कटिंग नहीं की है।
मेरे पापा ने वो मेरा जो भी नाम आता था उसकी कटिंग करके रखते थे वो, और मैंने उसको अब सहज के रखा है कि हाँ, ये मेरे पापा ने मेरे लिए रखी थी। तो और मम्मी? मम्मी तो बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में कि वो उनको तो बस बच्चे का नाम आ गया, उनके लिए खुशी की बात है। वो उनको पता है हाँ, जो कर रहा है ठीक कर रहा है बस। उन लेकिन उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि एक्टिंग करेगा, फ़िल्मों में जाएगा। हाँ, ठीक है, बच्चे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। उन्होंने क्योंकि इतनी वो ना तो उनकी थॉट थी, ना उनको बच्चा गलत लाइन में नहीं है, उनको ये पता था बस। पापा क्या करते हैं? अभी फ़िलहाल दुनिया में नहीं है। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और वो नहीं है, माताजी हाउसवाइफ़। और भाइयों से भी स्नेह, बहनों से भी स्नेह पूरा मिला, और उसके बाद पत्नी से भी पूरा स्नेह मिला और सपोर्ट मिला। बॉम्बे जाने के बाद जब घर-वर लिया तो एक ऐसा फ़ेज़ भी आया, जिसमें आपको खाली भी बैठना पड़ा। उस वो समय कैसे बीता? वो फ़ेज़ क्योंकि मैंने घर ले लिया था, घर खरीदा था, और बॉम्बे में घर बहुत महँगे होते हैं। लोन पे लिया, तो उस समय बड़ा वो टफ़, एक बोलते हैं थोड़ा-सा टाइम घबराने। ईएमआई चुकानी होती? ईएमआई तो चलती है, वो उतना थोड़ा बहुत बैकअप था, लेकिन वो गैप कितना लंबा, मुझे ये पता था कि ये फ़ेज़ है, कि निकल जाएगा। कहते हैं ना कि एक अच्छे टाइम के बाद एक थोड़ा-सा फ़ेज़ आता है जिसमें आप थोड़ा-सा शून्य में चले जाते हैं, कि हो सकता है कि आपको काम बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे पता है कि ये फ़ेज़ है, ये निकल जाएगा। बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन वो फ़ेज़ बहुत, अगर उस समय पत्नी ने साथ नहीं दिया होता ना, तो शायद टूट जाता मैं। और वो साथ मिलने से एक ताकत रही, और उसके बाद वापस लाइफ़ अपनी जगह पे आ गई और चलता रहा। तो वो कहावत एक चरितार्थ हो रही है आप पर जी, जी। कि हर एक सफल पुरुष के पीछे बिल्कुल, बिल्कुल। एक महिला का हाथ होता जी, है। जी। मैं तो बहुत। पहले महिला आपकी माँ थी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जिन्होंने मम्मी। अंधा सपोर्ट किया। बिल्कुल अंधा सपोर्ट किया। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, हर चीज़ में। खराब टाइम में, अच्छे टाइम में, बहुत सपोर्ट रहा। जब परिवार आपके साथ होता है ना, आपके पीछे खड़े होते हैं ना लोग, तो आपको लगता है कि हाँ यार, मैं किसी भी चीज़ से भिड़ जाऊँगा। नहीं तो क्या होता है, जब खराब टाइम आता है ना, तो ये बहुत बातें, "अरे यार! कुछ और कर ले, ये हो गया अभी, शायद अब नहीं मिलेगा।" ये चीज़ें ना आपको सुनने मिलती है, और वो अंदर-अंदर आपको ना कहीं न कहीं हिलाना शुरू करती कमज़ोर है, कर देती है। कमज़ोर करना शुरू। वो मुझे अंदर से ये मेरे में ताकत थी कि यार ये छोटा-सा फ़ेज़, ये तो निकल जाएगा। लेकिन वो जब अगर वो मेरी वाइफ़ अगर मेरे को ये बोलती सपोज़ कि यार ये छोड़ो ना, आप ये एक्टिंग-वैक्टिंग छोड़ो, आप आपने कर लिया, कुछ और कर लो। सोचो उस समय जब आपका खराब टाइम चल रहा है, क्योंकि घर की ईएमआई आपके ऊपर आई हुई है, और उस समय आपके वाइफ़ ने आपको बोल दिया कि छोड़ दो, अब ये हो गया, आपको नहीं मिलेगा काम। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हिलना शुरू होता है। और या आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया बेटा कुछ और कर ले, हो गया आप या आपके भाइयों ने आपको बोलना शुरू कर दिया कि यार नहीं, ये शायद दुनिया तेरे लिए नहीं बनी है। तो आपका कॉन्फिडेंस हिलना शुरू होता है, और आप बुरी तरह हिलना शुरू करते हो कि यार नहीं यार, अब शायद कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, क्या काम करें? अब कुछ और काम आता भी तो नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और वो उस परिस्थिति में सारे आपके साथ खड़े रहे। उस परिस्थिति में, उस छोटे से खराब टाइम में वो इतना मुझे सपोर्ट किया, और मेरे सीखने के टाइम में जब मैं सीख रहा था, थिएटर से जुड़ा, तो उस समय मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो ये अपने आप में बहुत लकी मानता हूँ। और उसके बाद काम में मुझे अच्छे लोग, आतिश कापड़िया जी हैं, जेडी मजीठिया हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े क्रिएटिव लोग हैं। इनके साथ काम करने का मौका मिला, इनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। ऑन सेट रह के सुमित राघवन साहब हैं जो लीड कर रहे हैं, उनके साथ मैं दूसरा शो कर रहा हूँ। तो अंजन जी हैं, अंजन श्रीवास्तव जो काफ़ी फेमस, तो इनको देख-देख के कैसे ये काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है। तो लाइफ़ में अच्छे लोग मिलना, ये आपकी किस्मत होती है। तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ अब तक तो, कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई।
यहाँ थिएटर में बड़े अच्छे लोग मिले। जी। थिएटर में बड़े सुदेश व्यास जी हैं, एस.डी. चौहान साहब हैं, राम साई जी हर्ष जी हैं। इन लोगों के साथ इतना काम किया, इतना छोटी-छोटी चीज़ें सीखने को मिली, तो यहाँ से मेरी ताकत, वो मुझे यहाँ से उन्होंने अपनी एनर्जी मुझे देना शुरू की। तो वो एनर्जी धीरे-धीरे बढ़ती गई और वो मुझे आज तक काम आ रही है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जब मैं उनके साथ थिएटर करता था, मेरे जो दोस्त हैं, नवल, दिनेश, सुनील, इन सब से, अश्विनी, इन सब से मैं सीखता था। मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, जो थिएटर नहीं करते थे, मन्नू, अतुल, तो उनसे लाइफ़ के मैं अलग चीज़ें सीखता था। तो हर किसी ने ना थोड़ा-थोड़ा अपना मुझे दिया और मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं एक जगह खड़ा हूँ और मेरे नीचे इतने सारे हाथ हैं, तो मैं गिरूँगा तो मुझे पता है कि मैं ज़मीन पे ज़मीन तो पर नहीं नहीं गिरूँगा। तो वो अपने आप को लकी मानता हूँ इस मामले में। आपने दीपक जी ये बताया कि जब मेरा पहला शो टेलीकास्ट हुआ, जी, तब मैंने मेरे दोस्तों को बताया। जी। तब आपने परिवार में भी बताया होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, परिवार में तो उनका रिएक्शन क्या था उस समय? वो भी बहुत खुश हुए कि चलो आज छोटा काम मिला है, कल बड़ा काम मिलेगा, तू लगा रहे। उन्होंने ये सोचा था कि इतना जल्दी काम मिल जाएगा? नहीं, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मिल गया। तो वो मैंने भी नहीं सोचा था इतना जल्दी मिल जाएगा कि मैं बस बाहर निकलूँ और मुझे, लेकिन वो 3 ही दिन का काम था। अच्छा, वो मैंने कैलकुलेशन ये करा, अच्छा 3 दिन ₹1000 मिल रहे हैं और ये 30 दिन अगर काम हो जाता है तो 30,000 महीने के मिलेंगे। अरे वाह! तो मेरी तो लाइफ़ सेट है। लेकिन वो तो 3 ही दिन का काम था। वो 3 रातें कब खत्म हुई मुझे पता ही नहीं, नाइट नाइट में जी। था वो। हुँ। वो 3 रातें कब, और उसमें मुझे अच्छा खासा सूट-वूट पहना दिया था। अब बीकानेर का लड़का जो नॉर्मल शर्ट पैंट पहनता है और पहली बार अच्छा खासा सूट पहना हुआ, मिस्टर ओबरॉय बना हुआ, हाथ में ग्लास, जिसमें थम्स अप भरी हुई, लेकिन दिखा नहीं है कि वो वाइन। वाइन भरी हुई है। हुँ। तो मेरे लिए तो मैंने कहा यार ये मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, एक सुंदर लग अलग रहा हूँ। दूसरी दुनिया हाँ, में हाँ, थे मैं आप। तो बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ यार, ये तो मज़ा आ गया। हुँ। लेकिन वो सब कपड़े उतर गए, 3 दिन निकल गए, उसके बाद वापस बैक टू पैविलियन। वही। हाँ, फिर चलो ऑडिशंस देते रहे, लोगों को फ़ोन करते रहे, सर कुछ है या मैं ये एक्टर हूँ। हाँ, हाँ, अभी अब मैंने यहाँ आपके यहाँ मैंने फ़ोटो डाली है, आप कुछ मेरे लिए काम हो तो बताइएगा। तो ये सब फ़ोन करते रहते थे, फिर धीरे-धीरे ऑडिशंस देना शुरू किया। तो ये सब चलता रहा उस समय। तो परिवार का, हाँ, अब जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो परिवार तो उसमें, हाँ, छोटे-छोटे रोल देखते थे, अच्छा लगता था उनको। आज अच्छा खासा सीरियल कर रहा हूँ, तो कई बार वो देखते भी नहीं है, वो दूसरा शो देखते हैं, तो वो भी होता है। तो लेकिन उस समय छोटी एंट्री के लिए वो बैठे रहते थे, मेरा बेटा आ रहा है, आ गया अरे चला गया बेटा, वैसा और होता था। पड़ोसियों को भी कहते होंगे? हाँ, हाँ। आज आज मेरा बेटा आएगा। हाँ, हाँ, वो सबको मोहल्ले में सबको बोल दिया जाता था कि हुँ। इतने बजे, 8 बजे इसका सीरियल आएगा, 9 बजे इसका सीरियल आएगा, वैसा। अच्छा, एक्टर को क्या है कि अपना फेम भी चाहिए होता है। जी, जी। आपके साथ भी लोगों ने सेल्फियाँ ली होंगी। जी, बिल्कुल। अचानक से आप एयरपोर्ट पे गए और आपके फैन्स मिले हों, जी, जी। या अचानक से किसी कार्यक्रम में गए और वहाँ आपको फैन मिले हों। जी, जी। उस समय आपने क्या फ़ील किया? जब पहली बार ऐसा हुआ, बाद में तो चलो ठीक है, एक हाँ, रूटीन प्रक्रिया हाँ, हो हाँ, गई। हाँ, हाँ। हाँ, वो बड़ा अच्छा लगता था यार, सच बताऊँ कि यार मुझे लोग अब जानने लग गए हैं, मुझे पहचानने लग गए हैं। जिस इंसान को मैं नहीं जानता, वो मुझे जानता है। और मेरे साथ फ़ोटो मेरे साथ फ़ोटो, मैं इस लायक हो गया हूँ कि वो मुझे मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा फ़ील होता था। आज भी होता है, आज भी अच्छा ही लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं मेरा काम देखा जा रहा है और शायद लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, अब तो यूँ होता है कि हाँ, अब लेकिन तो एक वो पहला तो एक्साइटमेंट तो होता ही है, अरे हुँ। वाह! और मैं अपने साथ वालों को एकदम अच्छे से देखता था, कैसे अच्छा। मेरे साथ फ़ोटो हो रहा है। हाँ, देखा, हल्का-सा इशारा करता और वो जो मेरे साथ, हाँ, हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हो। वैसा। मज़ा अच्छा लगता ही था। अच्छा ऐसा। दीपक जी, जी। महिलाओं में असुरक्षा की भावना जनरली होती है। हुँ, 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 तो आप कभी घर गए हो हुँ। और किसी एक शो में आपका किसी महिला से कोई टच या हाँ, हाँ, आलिंगन हाँ, जो भी, हाँ, हाँ। तो आपकी पत्नी ने आपकी तरफ देखा ऐसे? ये मैं बड़ा एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ आपको इस बारे में। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो रिएक्शन है ना, जो आपने मुझे बोला कि ये मुझे लगता था कि शायद मेरी पत्नी में चीज़ होगी। तो बड़ी दूर से मैं एक
गाना कर रहे थे हम, बाहों में चले आओ वो नाम से एक गाना कर रहे थे। तो जी। उसमें थोड़ा वैसा था कि मैं महिला के बहुत करीब जा चुका हूँ, वैसा। तो ये मैंने वाइफ़ को बताया कि मैं एक ऐसा सीन कर रहा हूँ। तो वाइफ़ ने बोला, "अच्छे से करना, बिल्कुल डरना मत। अब से घबरा जाते हो ऐसे सीन करते हो।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ।" हाँ, 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 हाँ। तो वो वो कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था और वाइफ़ ने बोला, "कैसे किया?" मैंने कहा, "यार अच्छा ही हुआ।" तो अच्छा ही हुआ, मज़ा आया करके। तो उसने देखा यार आप बिल्कुल सहज, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे डरे हुए से लग रहे थे उसमें। तो उसकी शूटिंग अगले दिन भी होनी थी, तो अगले दिन मेरी वाइफ़ मेरे साथ चली। और उसने बोला, "आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मेरे रिएक्शंस की टेंशन ले रहे हो कि यार मैं कैसा।" मैं तो बोल रहा हूँ जो काम अच्छे से करो ना उसको, जो ये काम है आपका करो, बिंदास करो। तो वो जो शर्म थी, जो संकोच था मन में कि ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा, तो मेरी वाइफ़ ने ही खत्म कर दिया ऑन द स्पॉट। अच्छा, आपने तो पहले परमिशन ली थी, एक हाँ, हाँ इनडायरेक्ट भाई। तरीके से। भाई होम मिनिस्टर से परमिशन ले लेनी चाहिए। दीपक जी, आपने तो खूब सारे नाटक किए हैं यहाँ। जी, थिएटर करीब 10-12 साल किया है। जी, उसके बाद आप मुंबई गए हो। जी। आजकल छोटे शहर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जो है, हाँ, वहाँ से लोगों को लगता है कि हमें भी अभिनय की दुनिया में जाना चाहिए हुँ, और लोग सीधा बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारी बिल्कुल नहीं होती उनकी, या 1-2 शोज़ किए होंगे, 1-2 नाटक किए होंगे और वो मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनको 100% परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। मैं जो भी छोटे शहर या बड़े शहर जहाँ से भी आ रहा है, तो मेरी न्यूकमर जो भी होते हैं, उनको एक मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप जो भी कैरेक्टर करना चाहो या जो भी फ़ील्ड में जाना चाहो, चाहे डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, मोस्टली एक्टिंग की बात करता हूँ, तो जी, एक्टिंग में आप जाना चाहो तो तैयारी के साथ आओ। आपको वहाँ सब कुछ झेलना पड़ेगा। आप कैमरा पहले फेस करना, वो तो चलो वो आपको ऑन सेट आ ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डायलॉग बोलना आना चाहिए, आपको कैरेक्टर की समझ होनी चाहिए, आपके हाव-भाव निकलने चाहिए जो आप सोच रहे हैं। तो वो समझ आपको जब तक नहीं होगी और आप वहाँ आ जाएँगे तो आप फेल होने का बहुत चांसेस हैं आप में। और उसके अलावा ये तो है ही, उसके अलावा फिर आपको वहाँ अकेला रहना शायद, तो रोटी, खाना-पीना इनकी जद्दोजहद अलग होती है। तो आदमी टूटना शुरू हो जाता है वहाँ पे। और फिर जो बिना तैयारी के जाते हैं छोटे शहरों से, तो छोटे शहरों से जाते हो उनको वापस जब जाना होता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अब नहीं काम कर पाएँगे, तो उनको जाने का डर रहता है क्योंकि छोटे शहरों में जवाब क्या देगा अपने आस-पड़ोस को? जी। क्योंकि वो फेलियर के हीरो आस-पास, बनने गया हाँ, था और हीरो। वापस आ गया। तो ये बहुत होता है। हुँ, तो वो बेचारा फिर वो वहाँ जद्दोजहद लगा रहता है कि यार मैं जूझ रहा है वहाँ पे, तो उसकी लाइफ़ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसको ठीक करने का यही तरीका है कि आप पहले से तैयारी करके आओ। तैयारी इन द सेंस आप जिस भी शहर में हो, वहाँ अच्छे से थिएटर करो। थिएटर करने का मतलब नहीं कि आप 1-2 प्ले किए, हाँ, हो गया चलो मैंने थिएटर कर लिया, मैं थिएटर एक्टर हो गया हूँ, ऐसे नहीं। थिएटर को समझो क्या है, गुणी लोगों के पास जाओ, उनसे बात करो, वहाँ थिएटर करो उनके साथ। फिर आपको लगेगा कि यार यहाँ इतना मज़ा नहीं आ रहा, समझ लो कि बीकानेर में आपको ऐसा लगे कि यार मैंने बहुत लोगों के साथ काम कर लिया, लेकिन फिर अभी मुझे और कुछ करना है। जयपुर जाओ, जयपुर में आपको वो चीज़ नहीं मिली, दिल्ली जाओ, गेन करो, थिएटर से गेन करो, सीखो। एक थोड़ी तैयारी होगी आप में कैरेक्टर को समझने की, एक कहानी को समझने की एक समझ होगी। और वो आप जब बॉम्बे जाओगे, ऑडिशंस दोगे, तो आपको वो तो पता होगा कि हाँ, इसको परफ़ॉर्म कैसे करना है। वो जो 15 लाइनें होंगी, वो ही आपको वहाँ बोलनी है कैमरे पे। तो उसको बोलने का आपके पास कम से कम ये हो सकता है कि आप थोड़ा लाउड या उसको कम कर लो, लेकिन उसको एक एक तरीका तो होता है बोलने सीक्वेंस का। में बोलना हाँ, है आपको, उसको बोलने ऊपर-नीचे। का एक हाँ, तरीका, हुँ, हाँ, तो वो तो आना चाहिए, वो आपको थिएटर सिखाता है। तो करो, पूरी तैयारी के साथ आओ। ऐसे नहीं कि बस 2 नाटक किए और आप चले गए कि मैं थिएटर एक्टर हूँ और वहाँ फिर टूट जाते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको परफ़ॉर्म कैमरे के सामने करना है, आपकी कोई सिफ़ारिश नहीं चलती वहाँ पे। वहाँ तो आपकी एक्टिंग ही चलती है। वहाँ आपको मैं बोलूँ कि अगर आप आए
और आपने मुझे बोला कि यार आप मेरे को काम दिलाओ, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि एक आदमी को बोलता हूँ कि यार ये मेरे साथ के हैं, इनका ऑडिशन ले लेना। ऑडिशन में आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा और वही पैमाना होगा आपको रोल देने का, और इसीलिए आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके आओ, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। काम मिलने में देरी, जल्दी वो सब हो सकता है, लेकिन आप तैयारी के साथ आओगे, आपको काम ज़रूर मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा और आप अच्छे से परफॉर्म भी करोगे, अच्छे से हिट भी होगे। आप जो चाहते हो सब मिलेगा आपको। दीपक जी, आप हमारे यहाँ पधारे, जी, आपने खूब सारी बातें शेयर जी, की। जी। आपका बहुत-बहुत आभार। जी, मैं बीएमआर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं अपने शहर में, बड़ा अच्छा लगता है कि अपने शहर में जब आपको थोड़ा बातें होती है आपके लाइफ़ के बारे में, शायद मेरा इंटरव्यू देख के 2 यंगस्टर, उनको अच्छा लगे और वो कुछ तैयारी करके बॉम्बे आए और अच्छा काम करे। तो मैं चाहता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ और आपने एक बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू किया मेरे साथ, तो मज़ा आया। मेरी पूरी जर्नी आपने सारी निकाल ली और मुझे पुरानी यादों में ले गए। मेरे पुराने सारे किस्से मुझे याद आ गए। तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपको भी। जी, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू।